आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आप सबके लिए लेके आया हूँ और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंडिया एज ए डेवलप्ड नेशन बाय 2047। आपने हमारे प्रधानमंत्री को भी कहते सुना होगा कि हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारा मिशन है कि 2047 तक हम अपने देश को विकसित भारत बनाए, डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में ले जाएं। अभी हम डेवलपिंग कंट्री हैं और बहुत सालों से डेवलपिंग चले आ रहे हैं, बट अब एक हमारे प्रधानमंत्री ने ये मिशन बनाया है कि हम 2047 तक एज ए डेवलप्ड नेशन बन जाए। तो आज के टॉपिक में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस लेके आया हूं जो ये बताने की मैं कोशिश करूंगा आपको कि ठीक है, ये मिशन तो बहुत अच्छा है लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं। इसके कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं जो बहुत ही डेप्थ में हमें समझने की जरूरत है और मैं आपके लिए 5-6 पॉइंट ऐसे लेके आया हूं जो आपको मैं बताने जा रहा हूं कि ये चैलेंजेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, हमारे यहाँ बिजनेस बढ़ रहा है, व्यापार बढ़ रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ रहा है, लेकिन कुछ हिडन फैक्टर्स हैं जिसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। तो पहला फैक्टर जो मैंने आपके लिए लाया हूं वो है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है ईमानदारी। इंटीग्रिटी एक ऐसा चीज है, चाहे वो आप फैमिली में हो, किसी कंपनी में काम कर रहे हो या अपने देश के लिए काम कर रहे हो, जब तक आप ईमानदारी से काम नहीं करेंगे आपका देश कभी भी डेवलप देश नहीं हो सकता। तो जो लोग पोजीशन ऑफ पावर में हैं, जो पावर में बैठे लोग हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों या पॉलिटिकल लीडर्स हों हमारे, वो सब लोग संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन संविधान की शपथ लेके क्या उसको वाकई में उसको फॉलो करते हैं? क्या वो एक 2-4 लाइन का एक शब्द है जो अपॉइंटमेंट या शपथ लेते समय लिया जाता है और उसके बाद वो लोग भूल जाते हैं? तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल वाउज जो शपथ लेते हैं उसको एक्चुअल में इट शुड नॉट बी बाय मेयर वर्ड्स, इट शुड रिफ्लेक्ट इन देयर एक्शंस, तभी जाके इंटीग्रिटी आएगी। और इंटीग्रिटी अगर आएगी तो इंटीग्रिटी से ही कोई देश महान बनता है, चाहे वो परिवार हो, कंपनी हो या कोई देश हो। इंटीग्रिटी अगर नहीं है तो वो देश कभी भी खतरे में आ सकता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा चैलेंजेज है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि हमारे यहाँ ऑपरेशनल एफिशिएंसी नहीं है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी का मतलब होता है कि कोई भी काम कितनी जल्दी हो रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारे मैटर्स, डिसीजन जो है सालों साल पेंडिंग रहते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो डिसीजन मेकिंग बहुत फास्टर होना जरूरी है और जो ऑपरेशनल वेस्टेज है, मतलब उसमें जो वेस्टेज हो रहा है टाइम अननेसेसरली, उसको रिड्यूस करने की जरूरत है, तभी आप एक डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में जा सकते हैं। तीसरा फैक्टर है रिड्यूस एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बहुत सारे एसेट्स हैं हमारी कंट्री में, चाहे वो रेलवे की हो या दूसरे मिनिस्ट्रीज की हो, डिपार्टमेंट्स की हो, जो नॉन परफॉर्मिंग है। मतलब किसी आप अगर किसी पीएसयू के कैंपस में जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी पड़ी है जो जिससे कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कोई उससे रेवेन्यू जनरेट नहीं होती, कुछ नहीं हो रहा उसका, ऐसे ही वेस्टेज पड़ी हुई है। उसको रिड्यूस करने की जरूरत है। हालांकि सरकार अभी 1-2 साल पहले मोनेटाइजेशन की पॉलिसी लेके आई थी, लेकिन उसको कितना इंप्लीमेंट हुआ, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसके ऊपर फिर से दोबारा एक बार देखने की जरूरत है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चौथा फैक्टर है सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि देश में जितने भी सिटीजन्स हैं उन सबके भी, कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा कुछ फंडामेंटल राइट्स देता है तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी होनी चाहिए और ड्यूटीज भी, तो जो ड्यूटीज है, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक आदमी की होनी चाहिए, चाहे वो टैक्स पे करना हो ईमानदारी से, या यहाँ के देश के कानून का पालन करना हो ईमानदारी से, या फिर कोई सरकारी संपत्ति कोई बर्बाद कर रहा है, उसको जला रहा है, ये सारी चीजों से हमें बचना होगा। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक सिटीजन के अंदर आना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होता है तो फिर आप डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में नहीं आ सकते कभी। उसके बाद आता है मेन स्ट्रीम एजुकेशन। मेन स्ट्रीम एजुकेशन का मतलब है कि बहुत से ऐसे अभी भी बच्चे हैं या लोग हैं जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन से बाहर हैं। वो कुछ कस्टम, रीति रिवाज के चक्कर में पड़े हैं और वहां से वो बाहर नहीं निकल पा रहे। तो जब तक आप मॉडर्न एजुकेशन, मेन स्ट्रीम एजुकेशन के दायरे में नहीं आते, आप उसको नहीं समझते, तब तक आप डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में नहीं आ सकते। उसके बाद आता है कलेक्टिव नेशनल प्राइड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैलेंज है
बहुत ही की चैलेंज है कि नेशनल प्राइड है या नहीं है। बहुत सारे लोग आए न्यूज में या कहीं भी सुनने को आता है कि बहुत लोग कहते हैं कि मुझे इस देश में अच्छा नहीं लग रहा, मुझे डर लग रहा है, या मुझे भारत पसंद नहीं है, विदेशों में ऐसे होता है वैसे होता है, अमेरिका ऐसे है, कनाडा ऐसे है। तो ये देखिए, आपका देश जैसा भी है, आपकी माटी जैसी भी है, आपको अपने देश से प्राइड होना बहुत जरूरी है। जब तक आप अपने देश के, यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, माटी से प्रेम नहीं करेंगे, प्राइड नहीं करेंगे, तब तक आप डेवलप नहीं होंगे। आप दूसरे देशों में जाएंगे, कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पर बोल देंगे यार मेरा देश मुझे पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता, ये बुराइयां। आप बुराइयां तो हजार कर रहे हैं, लेकिन क्या उसको ओवरकम, उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं? तो वो एड्रेस तभी आप करेंगे जब आपके अंदर नेशनल प्राइड होगा, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित, अपने राष्ट्रभक्ति। राष्ट्रभक्ति से बड़ा कोई भक्ति नहीं, वो सबसे ऊपर होना चाहिए। उसके बाद आता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सरकार ने पिछले कई सालों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, चाहे वो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हो या फॉरेन इन्वेस्टर्स हो, उनके लिए। फिर भी कई बार ऐसे सुनने को आता है, देखने में आता है कि जो युवा वर्ग हैं और दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, वो अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं और किसी बैंकर के पास जाते हैं तो उनको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं बैंक लोन लेने में। सरकार ने तो बहुत सारी पॉलिसी बनाई है कि बिना कोलेटरल के आप लोन ले सकते हैं, बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे स्टार्टअप प्रोग्राम हैं और मुद्रा लोन स्कीम्स टाइप के स्कीम्स हैं। लेकिन कई बार इनको ये चीज फेस करनी पड़ती है कि रिमोट एरिया में बैंकर्स के यहाँ जब वो जाते हैं तो उनको लोन मिलने में दिक्कत होती है, उनसे कोलेटरल की डिमांड होती है, उनसे और भी बहुत कुछ डिमांड होती है। तो इसके ऊपर भी काम करने की जरूरत है। तो साथियों, मैंने आपको कुछ की इंपॉर्टेंट चैलेंजेस बताए हैं जो इंडिया एज ए डेवलप्ड नेशन बाय 2047 के चैलेंजेस हैं। अगर ये सारी चीजें हम एड्रेस कर लेते हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता है 2047 तो बहुत दूर है, उससे पहले ही हम डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में आ सकते हैं। क्योंकि अभी कल की ही खबर है, नीति आयोग ने बोला है कि हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और हमारी अर्थव्यवस्था अब जापान से भी आगे बढ़ गई है। तो आई होप कि ये आपने 5-6 पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे।